नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज यानी कि 29 मार्च 2024 से संबंधित जितने भी प्रमुख खबरें हैं उस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले यदि बात करें तो न्यायपालिका के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर जो लगातार खतरा मंडराने की बात चल रही है, उसी के चलते अभी जो है न्यायपालिका पर एक विशेष समूह के द्वारा दबाव दिए जाने के लिए कुछ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने जो है चीफ जस्टिस को एक लेटर भेजा है जिस पर लगभग 600 से अधिक जो है वकीलों का जो है इस पर सिग्नेचर लिया गया है। तो इस पर हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ में राजाजी टाइगर रिजर्व में जो है दुर्लभ रेड हेडेड वल्चर देखा गया है और दुर्लभ जो रेड हेडेड वल्चर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन मुक्ति के तहत आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जो बच्चे हैं जो सड़कों पर जो है भीख मांगते हैं या भिक्षावृत्ति के चलते जो है सड़कों पर अपने भविष्य के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है बचाने के लिए, उनको जो है शिक्षा देने के लिए जो है अभियान चलाया गया है ऑपरेशन मुक्ति। इस पर हम लोग विस्तार में बात करने वाले हैं। राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी वोटर हैं और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी वोटर हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जो जनजातियां हैं इन पर विशेष रूप से चुनावी जो रंगमंच, चुनावी जो मैदान है इसमें जो है ध्यान केंद्रित रहेगा, इसलिए हम लोगों ने उत्तराखंड की सभी प्रमुख जनजातियों के बारे में जानना है। और साथ में भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, इस राजकोषीय घाटा में फरवरी मंथ के अंतिम तक कितना रहा है इस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में सबसे बड़ी न्यूज हो जाती है कि मनरेगा जो है इसकी मजदूरी में लगभग 4 से लेकर जो है 10% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड राज्य है जहां पर पहले मनरेगा के तहत जो 100 दिनों का रोजगार मिलता था उसमें 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो पे किया जाता था, अब उसमें 7 रुपए की वृद्धि होकर जो है 237 रुपए जो है वो कर दिया गया है। बाकी हम लोग जो है विस्तार में अन्य राज्यों पर भी चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे आज की कुछ अन्य प्रमुख खबरों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज, जिसमें न्यायपालिका पर जो है एक दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास जो है किसी एक खास समूह के द्वारा करवाया जा रहा है, ऐसे यहाँ पर जो है बात सामने आई है। यदि हम लोग इस न्यूज़ पर विस्तार में चर्चा करें तो राजनीतिक जो अभी जो गहमा गहमी रही है उसी के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे जी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो BCI है इसके अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रा जी, और इनको मिलाकर जो है लगभग 600 से अधिक ऐसे वकील हैं जिन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, धनंजय चंद्रचूड़ जी, इनको जो है यहाँ पर एक लेटर भेजा है। और लेटर में जो है ये साफ स्पष्ट किया है कि जो कोर्ट परिसर है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो है एक विशेष वर्ग के द्वारा न्यायपालिका पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब न्यायपालिका पर जहां दबाव बनाने की कोशिश की बात की जाएगी तो आप जानते हैं कि ये सीधे सीधे तौर पर जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे पर चोट करता है। मूल ढांचे की बात करें तो आप लोग याद करिए जरा केशवानंदा भारती केस 1973 का, जहां पर पहली बार जो है मूल ढांचे का या बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया गया था। और जुडिशरी जो है या जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे के ऊपर जो है आता है। अच्छा, साथ में हम लोग एक बार जो है वर्ष 2018 की और अगर हम लोग चले तो 12 जनवरी 2018 को भी देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर जो न्यायपालिका थी, इस न्यायपालिका के 4 जो वरिष्ठ जज थे वो जो है मीडिया के सामने प्रत्यक्ष तौर पर आए थे और प्रत्यक्ष तौर पर आकर उन्होंने दिन उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी, इनके जो है कार्य करने के तरीकों पर जो है सवाल उठाए थे। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है यानी कि जो आप लोग आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 अगर आप लोग देखोगे जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, मतलब न्यायपालिका अलग हो और कार्यपालिका अलग हो, इस पर विशेष बल दिया गया है। बावजूद इसके राजनीतिक जो है गहमा गहमी के चलते इसको राजनीतिक स्वरूप देने के कारण यहां पर हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2018 में 12 जनवरी को जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और जो है कुरियन जोसेफ के द्वारा जो है दीपक मिश्रा जी के खिलाफ जो है, इनके तरीकों के खिलाफ जो है पहली बार जो है मीडिया के सामने आकर जो है संबोधन किया गया था। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 6 वर्षों के बाद जो है पुनः एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर ये कहना है वकीलों का कि उनके ऊपर एक विशेष जो है राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मैं बात करूं पुनः तो ये क्या है, ये लोकतंत्र का जो है एक हत्या है और कह सकते हैं कि न्यायपालिका के लिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। आप जानते हैं कि जो इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर है, भारतीय जो न्यायिक प्रणाली है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम पर काम करती चली आ रही। स्वतंत्र एकीकृत न्याय प्रणाली हमारे देश की न्यायिक प्रणाली
वाली व्यवस्था कहती है, और अब इस पर जो है राजनीतिक दबाव पड़ना ये एक जो है चिंतनीय विषय है, जिसके चलते ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में रह जाती है। हालांकि इसमें अगर हम लोग पक्ष विपक्ष के दलों की बात करें तो जो विपक्ष के दल के नेता हैं वो जो है अपने पक्ष को सामने रख रहे हैं, और जो अभी केंद्र में सरकार है बीजेपी सरकार, वो अपने बीच बचाव के कारण जो है इसमें अपने तर्क जो है लगातार देती चली आ रही है। तो इसलिए जो है न्यायपालिका का जो ये मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में रह जाता है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो राजाजी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ रेड हेडेड वल्चर, देखो ये जो दुर्लभ रेड हेडेड वल्चर है इसको हम लोग जो है एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं, यानी कि जो है इसको एशियाई राजा जो है गिद्ध भी कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, लाल सिर वाला जो ये गिद्ध है इसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोजिप्स कैल्वस। जो सर्कोजिप्स कैल्वस है, ठीक है, इसको जो है देखा गया है कहां पर, राजाजी नेशनल पार्क पर, और जिसके चलते जो राजाजी टाइगर रिजर्व है इसमें गिद्ध जो है इसका मेडिकल परीक्षण करने के बाद, सैटेलाइट टैग लगाने के बाद इसको जो है चीला रेंज में जो है छोड़ दिया गया है, और ये जो है राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया है। दैट इज वाई ये जो है चर्चा में रहता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेड हेडेड वल्चर की। अब रेड हेडेड वल्चर की यदि बात करें तो इसे, जैसा मैंने आपको बताया कि एशियाई जो है राजा गिद्ध या भारतीय काला गिद्ध या पौंडीचेरी गिद्ध के जो है नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है हम लोग कहें तो जो एंशिएंट टाइम है, एंशिएंट जो वर्ल्ड है वहां का जो है एक वल्चर है, एक जो है गिद्ध है, और मुख्य रूप से भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इसी में ये पाया जाता है। और इसके अलावा जो है दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी जो है इसकी हमें कुछ आबादी जो है यहाँ पर नजर आती है। अगर हम लोग लाल सिर वाले गिद्ध की बात करें तो इसके अगर वितरण क्षेत्र की बात करें कि कहां पर ये मिलता है, तो जैसा मैंने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको जो है यह मिल जाएगा। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में क्या है, ईस्टर्न जो एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ईस्टर्न साइड में देख सकते हैं कि जो अदर यहाँ पर प्रमुख ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये मिलता है। भारत में मुख्य रूप से बात करें तो जो है बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो है आपको लाल सिर वाला गिद्ध यानी कि रेड हेडेड वल्चर मिल जाएगा। और रेड हेडेड वल्चर का जो नाम दिया गया है उसके जो है हेड के आकार के आधार पर, उसके हेड के जो है कलर के आधार पर, जो बार्ड है यानी कि जो है इसका जो सर है उसकी वजह से जो है इसको नाम दिया गया है, दैट इज रेड हेडेड जो है वल्चर। साथ में अगर हम लोग IUCN की रिपोर्ट के अनुसार इसके संरक्षण की स्थिति को देखें, इसका प्रोटेक्शन का स्टेटस देखें, तो ये अभी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो श्रेणी है, इसमें IUCN के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया है। तो ये जो है थ्रेटेंड कैटेगरी में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको जो है क्रिटिकली जो है लुप्त प्राय जो है श्रेणी में इसको जो है शामिल किया गया है। अब यदि हम लोग इसी न्यूज़ से बात करें राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में, थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट की तरफ चलें, तो राजाजी जो टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी, जो कुल क्षेत्रफल में लगभग जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और मुख्य रूप से यह जो है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में जो है फैला है। साथ में इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो देहरादून में जो है लोकेटेड है। इस अभ्यारण्य में अगर बात करें तो लगभग जो है 23 प्रकार के जो है मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणी मिलते हैं, जिसमें हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय एक्सेट्रा जो है शामिल हैं। और वहीं बात करें तो लगभग 313 जो है प्रकार के पक्षी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ में जो है राजाजी जो नेशनल पार्क है या जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी मिलती हैं, जिसमें साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाकली, अमलतास एक्सेट्रास ये जो है यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख जो है वनस्पतियां हैं या वेजिटेशन है। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो ये राजाजी टाइगर रिजर्व का नाम राजाजी पड़ा है, ये सी राजगोपालाचारी जी के जो है नाम से जोड़ा गया है। बचपन में जो है राजगोपालाचारी को राजाजी के नाम से जानते थे। अब अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में जो है 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से हम बात करें तो ऑलरेडी राजाजी टाइगर रिजर्व्स की बात की जा चुकी है, और साथ में जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व शामिल है। और वहीं अगर वर्ष 2015 में बात करें तो पहली बार जो है यहाँ पर सुरई रेंज जो टाइगर रिजर्व है, इसको भी उत्तराखंड राज्य के तीसरे टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल करने की जो है लगातार मांग उठी है। तो वर्तमान में बात करें तो 2 टाइगर रिजर्व, तीसरा यानी कि जो हमारे पास में सुरई रेंज है, इसके बारे में अभी जो है बातें चल रही हैं। अच्छा, अगर हम लोग क्विक रिवीजन्स के रूप में पुनः एक बार यदि राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट के बारे में जाने, तो आप सब जानते हैं कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, और ये 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि पौड़ी और नैनीताल में मौजूद है।
गोविंद नेशनल पार्क की बात करें तो वर्ष 1980 में 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह जो उद्यान है वो उत्तरकाशी जो है जनपद में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, ये चमोली जिले में स्थित है। वहीं फूलों की घाटी वर्ष 1982 में इसकी स्थापना 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई थी, जो भी जो है चमोली जिले में जो है मौजूद है। और वहीं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि हमने कहा कि वर्ष 1983 में 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर भी यहाँ पर शामिल है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1989 में, यानी कि सबसे जो है बाद में बना हुआ, सबसे नया जो बना हुआ है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो कि उत्तरकाशी में मौजूद है। और सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे कम की बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में तो वो है फूलों की घाटी, मात्र 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये हमारे पास में जो है क्विक रिवीजन हो जाता है उत्तराखंड में मौजूद प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का। वहीं आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड के तत्कालीन जो डीजीपी थे अशोक कुमार जी, इनके द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाने के लिए जो है शुरुआत की गई थी मुक्ति अभियान की। और ये जो ऑपरेशन मुक्ति है, ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है ये फिलहाल जो है पुनः चर्चा में रहा है। वर्ष 2017 के बाद से लेकर अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो पुलिस ने लगभग जो है 7670 बच्चों का बचाव किया है। और इसमें से लगभग 3603 जो बच्चे इनको स्कूलों में जो है नामांकन भी किया जा चुका है, जबकि जो है लगातार इस क्षेत्र में जो है कार्य किया जा रहा है। और जिसके चलते अभी वर्तमान में जो न्यूज चर्चा में रही है, इसमें जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है पुलिस की, ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत इन्होंने जन जागरूकता रैली जो है निकाली है। मतलब लोगों को जागरूक किया है, बच्चों को जो भिक्षावृत्ति दी जा रही है उसको जो है रोकने के प्रयास में जो है लगातार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के तहत या उत्तराखंड में जो पुलिस प्रशासन है उसके तहत जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों में जो भिक्षावृत्ति और नशे की जो प्रवृत्ति है इससे जो है मुक्ति कराना और उनको जो है शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, इसके लिए जो है लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया है। और इसी दौरान जो बाल श्रम है, इस बाल श्रम की रोकथाम और भीख मांगने, कूड़ा बीनने और नशे की प्रवृत्ति आदि की जो आदि में जो बच्चे लीन हैं, जो उसमें लिप्त हैं, उन बच्चों के लिए जो है उनके अधिकारों के लिए जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया है। और ऐसा करने पर उनके जो है रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, जिसके चलते जो है ऑपरेशन मुक्ति अभियान चर्चा में रहता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में जो है हुई थी। और उस समय जो है इसकी स्थापना जो है डीजीपी अशोक कुमार जी के द्वारा की गई थी, जो उत्तराखंड के डीजीपी वहां पर थे। अब यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो जो प्रवासी वोटर हैं ये हर जो है दल और हर प्रत्याशी की जो है नजर में इस बार रहने वाले हैं। अच्छा, पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि प्रवासी वोटर कहते किसे हैं। वैसे तो नाम में ही लिखा गया है कि ऐसा वोटर जो कि प्रवासी हो, प्रवासन यानी कि जो कह लीजिए कि माइग्रेशन के थ्रू आया है। अच्छा, आप जानते हैं कि भारत जो है पिछले कई समय से प्रवासियों की सूची में जो है प्रथम स्थान पर है। मतलब भारत से सर्वाधिक लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में जो है भारत से बाहर रोजगार करने जाते हैं। और जब वो जो है, अब देखो, अब हमने क्या कहा कि कोई ऐसा जो है व्यक्ति जो कि भारत से बाहर रोजगार की तलाश के लिए गया है, राइट, और वो जो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी कारण से जो है देश से अनुपस्थित है, देश से बाहर गया है, और जिसमें किसी दूसरे में देश में रहने के बावजूद वहां की नागरिकता नहीं ली है और वो वापस आकर जो है भारत में यदि क्या करता है, मतदान करता है, तो उसको हम लोग प्रवासी वोटर का नाम देंगे। मतलब प्रवासी वोटर या जो एनआरआई वोटर होता है, एनआरआई जो वोटर होता है वो एक ऐसा नागरिक है जो कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जो है किसी कारण से देश में जो है नहीं रहता है, देश से बाहर चला जाता है, और जिसने किसी अन्य देश के अभी तक नागरिकता जो है स्वीकार नहीं की है, उसे जो है प्रवासी मतदाता के रूप में जो है माना जाता है। और वह अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लेखित पते के आधार पर जो है मतदान के रूप में जो है पंजीकृत हो सकता है। तो वो जो है मात्र वोटर आईडी के बजाय जो है पासपोर्ट जो आईडी है उसके आधार पर भी जो है वोट दे सकेगा। और आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि भारत जो है वो भारत लगभग विश्व के हर एक जो है कोने में, हर एक कॉन्टिनेंट में जो है लगातार प्रवासियों के रूप में जो है कार्य कर रहा है। तो इनको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि प्रवासी जो है ये मतदाता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में अगर हम लोग इस बार बात करें तो जो कुल मतदाता हैं इनमें 83
21,207 जो है मतदाता हैं, जिनमें जो नए मतदाता जुड़े, देखो नए मतदाताओं का मतलब जो इस बार के चुनाव में नए मतदाता जुड़े हैं उसमें 5,55,784 नए मतदाता जुड़े। और इसमें अगर हम लोग नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ष के यानी कि जो अभी जो है वयस्क हुए हैं और उन्होंने पहली बार वोट डालना है वयस्क मताधिकार के अंतर्गत, तो उसमें लगभग जो है 1,45,220, लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास मान लेते हैं, इतने जो है मतदाता हैं। और अन्य मतदाताओं की सूची में बात करें तो इसमें जो है 4,10,556 जो है मतदाता जुड़े हैं। हालांकि हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो सीटें हैं उत्तराखंड में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें जो अन्य मतदाता हैं उनमें सर्वाधिक जो अन्य मतदाता आते हैं वो आते हैं कहाँ पर, हरिद्वार में, जिनकी संख्या लगभग 1,63,685 के आसपास है। और फिर इसको फॉलो किया है दूसरे नंबर पर नैनीताल यूएस वाली सीट ने, जिसमें 1,62,006 जो यहाँ पर जो है मतदाता हैं वो अन्य श्रेणी में शामिल होते हैं। और तीसरे स्थान पर यदि हम लोग बात करें तो इसमें शामिल होता है टिहरी गढ़वाल, जिसमें लगभग 64,311 जो लोग हैं ये अन्य मतदाताओं के रूप में जो है शामिल है। तो इसलिए जो है यह न्यूज़ भी जो है काफी चर्चा में रह जाती है। अगर हम लोग बात करें तो प्रवासी मतदाताओं में सर्वाधिक संख्या जो है टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह जो है नगर की संसदीय सीटों पर रहा है। और पिछले 5 वर्षों में अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में बड़े स्तर पर जो है जनसांख्यिकी जो है बदलाव यहाँ पर देखा गया है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोरोना काल है इसमें जब रिवर्स पलायन हुआ था, रिवर्स पलायन आप समझते हैं कि पहले पलायन ये हुआ था कि उत्तराखंड छोड़कर रोजगार के लिए जो है आप किसी दूसरे जगह पर जाकर जो है रोजगार करते हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो अपना रोजगार छोड़कर आपको जो है वापस उत्तराखंड वापस जो है आपको जो है अपने घर आना पड़ा। इसको हम लोग रिवर्स पलायन कह सकते हैं। तो इस रिवर्स पलायन के दौरान जो भी लोग जो है भारत से बाहर गए थे या अपने जो है मूल स्थान को छोड़कर बाहर गए थे तो उनको वापस आना पड़ा, और वापस आने के बाद अब आपको जो है वोट देना है। और इस वोट देने के चलते जो है प्रवासी मतदाता जो है वो इस बार निर्णायक होने वाले हैं इस चुनावी संघर्ष में। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी जो नई मतदाता सूची की गई है उसके अनुसार पिछले 5 वर्ष में उत्तराखंड में 5,55,000 लगभग 784 लोग जो है वो मतदाता यहां पर बने हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और इस आधार पर जो है हम लोग जान सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो मतदाता हैं वो जो है हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने आपको जो है यहाँ पर सूची के अंतर्गत या लिस्ट के अंतर्गत जो है बता दिया है। तो इस वजह से जो है यह न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में हो जाती है। अब यदि हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़े और एक और प्रमुख बात करें तो इसी जो है चुनावी संघर्ष के भीतर जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों पर भी जो है विशेष नजर बनी रहेगी चुनावी खेल में या सियासी खेल में, जहां पर आप लोगों को बस ये जानना अनिवार्य हो जाता है गाइस कि जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में 1967 में केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां थी, अब 5 जनजातियों में कौन कौन सी आती हैं, इसमें थारू जनजाति है, भोटिया जनजाति है, राजी जनजाति है, बोक्सा जनजाति है और जो है जौनसारी जनजाति है। तो इन 5 जनजातियों को जिन्हें 1967 में केंद्र सरकार ने जनजाति का जो है स्टेटस दिया था, दर्जा दिया था, उन पर जो है विशेष नजर इस बार जो है यहां पर रहने वाली है। अगर हम क्रमशः बात करें तो राज्य के भीतर उत्तराखंड जो राज्य है इसके भीतर जो है जो जनजातियों की जनसंख्या है वो सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें तो वो जो है कहां पर है, दैट इज इन उधम सिंह नगर वाली जो है, तो नैनीताल उधम सिंह नगर। इसमें सिर्फ जनजाति को हम लोग अगर जिलों के हिसाब से बांटे तो सिर्फ अभी उधम सिंह नगर कहेंगे, नैनीताल इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो जो उधम सिंह नगर है, इस उधम सिंह नगर में जहां महिला जो है महिलाओं की संख्या 61,279 है, वहीं दूसरी तरफ जो है पुरुषों की संख्या लगभग 61,758 है, यानी कि सर्वाधिक जनजातियों के हिसाब से सर्वाधिक मतदाताओं की बात करें तो वो कहां पर है, उधम सिंह नगर में। और अगर सबसे कम यानी कि न्यूनतम बात करें तो जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा रुद्रप्रयाग में, जहां पर जो महिलाएं हैं इन महिलाओं में लगभग 169 और जो पुरुष हैं इनमें जो है मात्र 217 जो है मतदाता जो है कहां पर है, दैट इज इन रुद्रप्रयाग। अगर क्रमशः बात करें तो यूएस के बाद दूसरा स्थान है देहरादून का, फिर पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और अंतिम 3 की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा जो है यहां पर मतदाताओं की जो संख्या है वो काफी कम है। साथ में आप ये भी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले जब उत्तराखंड राज्य आज़ादी के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बना था जिसने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड राज्य में इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था, तो उसके भीतर भी जो राज्य की जनजातियां हैं इन जनजातियों को जो है शामिल नहीं किया गया था, यानी कि समान नागरिक संहिता से इनको अलग रखा गया था। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, वो ये है कि जो जनजातियां हैं उनके अपने सांस्कृतिक या अपने जो है कल्चरल इंपॉर्टेंस होते हैं, सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक पहलू होते हैं जिनको जो है सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा था। इस कारणवश उनको जो है इस सूची से अलग रखा गया था। अगर उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जैसा मैंने आपसे बताया है कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से
जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजातियां हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 1967 में क्या किया गया था, अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली अगर हम लोग जनजाति की बात करें तो वो थारू जनजाति है, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो वो जो है यहाँ पर राजी जनजाति आती है। अब ये तो करंट के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेडिशनल पार्ट जोड़ दिया। अब इसके क्विक रिवीजन की तरफ अगर हम लोग परीक्षा वाणी की रिवीजन्स की तरफ चले तो आप जानते हैं कि जनपदों के हिसाब से जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम जो अनुसूचित जनजातियां रही हैं, जैसे सबसे अधिक की बात करें तो वो उधम सिंह नगर में लगभग 1,23,037, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 1,23,037 के साथ जो है उधम सिंह नगर जो है सर्वाधिक, और न्यूनतम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मात्र 386 जो है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो जो है एसटी जनजाति मात्र जो है 386 यहां पर रही है। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर हम लोग 5 जिलों की बात करें, आप जो है वैसे इसको लिस्ट में भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जनपद आते हैं उसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल आते हैं। और वहीं अनुसूचित जनजाति में सबसे कम की यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो है सबसे कम में अगर हम लोग जो है बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे कम में बात करें तो इसमें आता है रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर, इसमें जो है न्यूनतम मिला है। साथ में अगर हम लोग इस पूरी लिस्ट को एक बार पुनः देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक और सबसे कम किसमें, परसेंटेज के हिसाब से यानी कि प्रतिशत के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो है उधम सिंह नगर में लगभग 7.46%। और वहीं सबसे न्यूनतम की बात करें तो टिहरी में मात्र जो है 0.14 जो प्रतिशत है वो कहां पर है, वो है टिहरी गढ़वाल में। यानी कि सबसे न्यूनतम परसेंटेज के हिसाब से बात करें और सबसे अधिकतम बात करें तो अधिकतम में उधम सिंह नगर और न्यूनतम में जो है टिहरी गढ़वाल हो जाता है जनजाति के क्रम में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो है जनजाति की बात करें, जातियों की नहीं, उसको हम लोग अभी नहीं यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें जो 4 प्रमुख जिले हैं घटते क्रम में, तो सबसे पहले इसमें उधम सिंह नगर सर्वाधिक है 7.6%। फिर देहरादून की बात करें तो देहरादून में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 6.58% यहाँ पर है। फिर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में जो है 4.04% के हिसाब से। चमोली की बात करें तो चमोली जो है इसमें लगभग 3.13% के हिसाब से जो है सर्वाधिक यहाँ पर आंकड़ा देखा जा सकता है। और पांचवी यदि हम लोग यहाँ पर काउंट करें तो रुद्रप्रयाग में 1.60% जो है वो अनुसूचित जनजातियां आपको उत्तराखंड में मिलती हैं। वहीं अगर उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिलों की बात करें, कम प्रतिशत की हम लोग बात करें तो सबसे न्यूनतम जैसा बताया कि टिहरी गढ़वाल में 0.4% के हिसाब से, फिर अल्मोड़ा में 0.20% के हिसाब से आप लोग अल्मोड़ा में देख सकते हैं, पौड़ी गढ़वाल में 0.32% के हिसाब से, तो पौड़ी गढ़वाल में जो है 0.32 के हिसाब से यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। इसके अलावा हरिद्वार में 0.33% के हिसाब से जो है यहाँ पर क्या रहा है, न्यूनतम आंकड़ा रहा है पौड़ी, और जो है हम लोग यहाँ पर जो बात करें तो दैट इज इन हरिद्वार। अब सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाली, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो पर 1000 मेल पर जो फीमेल की संख्या है कहां पर, एसटी हम लोग कम्युनिटी की बात करें उत्तराखंड स्टेट में, सभी में नहीं सिर्फ एसटी कम्युनिटी में, तो जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात रहा है वो रहा है किसमें, दैट इज इन भोटिया। यानी कि पर जो है 1000 मेल पर उससे भी अधिक जो है 1040 जो है फीमेल रही हैं, यानी कि भोटिया जो है सर्वाधिक रही हैं। और राज्य की बात करें तो ये न्यूनतम रही है जो कि मात्र जो है 885 पर 1000 मैन पर जो है मात्र 885 जो है यहाँ पर क्या मिली है, फीमेल्स मिली है। तो ये जो है न्यूनतम हो गया राज्य में और सर्वाधिक हो गया भोटिया में। राज्य के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या मैंने बताई थी स्टार्टिंग में 91,342 के आसपास की जो है यहाँ पर जनसंख्या है वो आती है थारू की, और राज्य मात्र जो है 690 जो है लोग यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में काउंट किए गए हैं। तो ये भी जो है एक विशेष यहाँ पर आंकड़ा हो जाता है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू की, लगभग 98 जो % जनसंख्या है वो उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं। और ये सवाल ऐसे बनते हैं कि राज्य में कहां पर सर्वाधिक जो है थारू जनसंख्या पाई जाती है, तो थारू की बात करें तो वो उधम सिंह नगर में। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर राज्य में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की बात करें तो जो इनका एवरेज लिटरेसी रेट रहा है, औसत साक्षरता वो रहा है, दर रही है, तो वो लगभग जो है 73.9% के हिसाब से रही है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता रही है, पुरुषों में 83.8% और महिलाओं में जो है 62.5% जो है साक्षरता रही है। और साक्षरता के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो राज्य के भीतर जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य रहा है, जनपद रहा है, उसमें जो है रुद्रप्रयाग 83.3% के हिसाब से रहा है,
86.3% सॉरी 86.3% के हिसाब से रहा है। और अगर मिनिमम की बात करें तो इसमें हरिद्वार जो है 62.1 के हिसाब से यहाँ पर रहा है। बाकी आपके पास में जो है ये पूरी लिस्ट दी गई है जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो है बात की गई है। अच्छा, अगर इनमें से हम लोग जो है पुरुषों की साक्षरता की बात करें, सिर्फ जो है पुरुष श्रेणी में अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षरता यहाँ पर रही है वो रही है 97.7 के हिसाब से अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, 97 जो है यहाँ पर एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, ये जो है सर्वाधिक रही है। और हम लोग जो है महिला साक्षरता में सर्वाधिक बात करें तो महिला साक्षरता के लिए 87% के हिसाब से जो है अल्मोड़ा जो है यहीं पर क्या रही है, सर्वाधिक साक्षरता रही है। तो कुल मिलाकर आप लोग जो है यहाँ पर उत्तराखंड में साक्षरता के आधार पर भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति की बात करें तो राज्य की विधानसभा सीटों में जो 70 सीटें हैं, इसमें 2 सीटों पर अनुसूचित जनजातियों की सीट आती है। और ये जो 2 सीटें हैं उनमें चक्राता यानी कि देहरादून में और उधम सिंह नगर यानी कि नानकमत्ता की जो सीट है वहां पर जो है यहाँ आती है। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में जो है एक शासनादेश के द्वारा राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यमों में, निगमों में और जो है स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं इनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 4% सीटों के आरक्षण की भी जो है व्यवस्था की है। तो ये जरा डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन ये क्विक रिवीजन के रूप में एग्जाम आने से जस्ट पहले जो है आपको इसके रिवीजन के रूप में ये जो है जानना अनिवार्य हो जाता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े इसी सीरीज में तो फरवरी के अंत तक जो है राजकोषीय घाटा जो है भारत सरकार का वो 86.5% पर जो है रहने वाला है। ये आज की जो है पेपर की प्रमुख खबर है। भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो चालू वित्त वर्ष यानी कि जो करंट हमारा फाइनेंस ईयर है 2023-24, इसमें फरवरी के अंत तक अगर बात करें तो जो हमारा संशोधित लक्ष्य था, जो हमारा टारगेटेड जो है एक कह लीजिए कि लक्ष्य था 86.5% या जो 15 लाख करोड़ रुपए है यहाँ पर जो है ये रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जो है यहाँ पर कहा गया है कि जो पिछला वर्ष था जिसमें समान अवधि में जो है राजकोषीय घाटा, जिसमें देखो राजकोषीय घाटा जहां लिखता है तो इसमें राजस्व घाटा भी शामिल होगा और उसमें जो है हम लोगों के साथ साथ जो है पूंजीगत घाटा भी शामिल होगा। तो राजस्व व्यय के साथ साथ में जो है पूंजीगत व्यय दोनों शामिल इसमें होता है। और ये जो घाटा है यहाँ पर राजस्व का वो बजट जो है 2022-23 के संशोधित अनुमान का लगभग 82.8% जो है यहाँ पर है। अगर हम लोग करंट जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इसमें राजकोषीय घाटा लगभग 17.35 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के यानी कि जो टोटल हमारी जीडीपी है इसके 5.8% के जो है आसपास यहां पर है। इसके अलावा बात करें तो जो फरवरी 2024 तक जो सरकार की कुल प्राप्तियां रही थी वो 22.45 लाख करोड़ रुपीस रही हैं। और वहीं वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के हिसाब से जो है ये 81.5% जो है रहा है। कुल जो हमारा है ना यहाँ पर जो भी राजकोषीय यहाँ पर रहा है प्राप्तियां उसका 81.5% के आसपास रहे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा जो है कुल व्यय का लगभग 37.47 लाख करोड़ रुपए जो है ये कुल रहा है। और जो वित्त वर्ष के अनुसार अगर हम लोग देखें जो वर्तमान में चालू वित्त वर्ष है हमारा उसमें संशोधित अनुमान के लगभग 83.4% के आसपास है। हालांकि देखो आपको हर एक डिजिट जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर याद रखना कि जो देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 जो हमारी बुनियादी जो है उद्योग है कोर इंडस्ट्रीज हैं, इन कोर इंडस्ट्रीज की वृद्धि दर जो है फरवरी में थोड़ा धीमी रही है और ये जो है मात्र कितना 6.7% ही रही है। अब सवाल यह है कि देश के भीतर जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनकी कुल संख्या 8 है उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो इसमें कोल इंडस्ट्री, ठीक है, रॉ या क्रूड ऑयल इंडस्ट्री कह लीजिए, कच्चा तेल जो है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जिसको हम लोग कहते हैं, इस्पात यानी कि स्टील, ठीक है, सीमेंट और साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है। ये देश की जो है 8 बड़ी क्या है प्रमुख बुनियादी उद्यम है। अब सवाल यह है कि जो ये राजकोषीय घाटा होता है ये है क्या। तो इसको हम लोग शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कुल प्राप्तियां। अब जब मैं कुल प्राप्तियां शब्द लिखूं तो इसमें जो है राजस्व प्राप्ति भी होगी और इसमें जो है पूंजीगत प्राप्ति भी होगी। अगर कुल प्राप्ति जो है इसमें क्या कर दें हम लोग कुल व्यय में इसको जो है माइनस कर दें। मान लीजिए सरकार ने जो है कुल प्राप्त कितना किया है, लेट कर लेते हैं उदाहरण के रूप में कि सरकार को जो है एक वर्ष के भीतर जो है 100 रुपये की प्राप्ति हुई है और सरकार ने खर्चा कितना किया है, सरकार ने खर्चा किया है 150 रुपये, तो मतलब 50 रुपये का सरकार का राजकोषीय घाटा आया। अब ये खर्चा कहाँ हुआ, मतलब दीर्घकालिक खर्चा है तो हम लोग कहते हैं कि दीर्घकालिक
दीर्घकालिक खर्चे में हमेशा कैपिटल खर्चा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्चा जुड़ता है, लेकिन इसमें पूंजीगत खर्चे के साथ साथ जो डे टू डे यानी कि जो डेली या एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, तो वो भी शामिल होगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार के द्वारा किया गया जो कुल खर्चा है उसमें से माइनस कर देंगे सरकार के द्वारा प्राप्त कुल जो आय है, चाहे उसमें राजस्व आय हो चाहे उसमें पूंजीगत आय हो। तो अगर सरकार ने 100 रुपया कमाया था और 150 रुपए का खर्च किया, तो सरकार 50 रुपए के जो है राजकोषीय घाटे से यहां पर जो है जूझ रहा है। इसको हम लोग इस आधार पर जान सकेंगे। तो कुल जहां पर भी हम लोग जो है राजस्व की गणना करते हैं राजकोषीय घाटे के भीतर, तो इसमें जो है कभी भी जो है उधार को, जो हमारी क्या है देनदारियां हैं, उन देनदारियों को या लायबिलिटीज होती हैं, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये हम लोग इसमें प्रमुखता से जान सकेंगे। अब एक और प्रमुख खबर की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि जो मनरेगा है यानी कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है मनरेगा, इसकी मजदूरी में लगभग जो है 4 से लेकर 10% तक के बीच की जो है बढ़ोतरी यहां पर की गई है। और इसमें प्रमुख जो हो जाता है, फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग इस बात को समझना कि जो मनरेगा स्कीम थी इसमें जो है अब ये संशोधन लाया गया और संशोधन के आधार पर ये कहा गया कि जो अकुशल श्रमिक हैं अब इनके जो है वेतन में या इनका जो पर दिन का जो है इनको दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी, इसको जो है बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अब कहां पर कितना बढ़ाया गया है इसमें एक बार देख लीजिए कि वर्तमान स्थिति की हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा यानी कि 374 रुपए जो है प्रतिदिन की मजदूरी जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है यहां पर दी जा रही है। और जो सबसे कम जो मजदूरी दी जा रही है उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जिसमें यहां पर जो है मात्र मजदूरों को 234 रुपए जो है प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो सिक्किम है, सिक्किम की जो 3 पंचायतें हैं जिसमें जो है गंथांग, लाचुंग और लाचेन आता है, यहां पर भी जो मजदूरी की दर है वो लगभग 374 रुपए के जो है आसपास रही है। तो हालांकि हरियाणा में सर्वाधिक है, लेकिन मात्र 3 जो है जिले अगर हम लोग बात करें सिक्किम के, तो वहां पर भी क्या मिल रहा है मजदूरी 374 रुपए के हिसाब से यहां पर दी जा रही है। अगर हम लोग बात करें तो योजना के अनुसार वर्ष 2023 की जो मजदूरी दरें हैं इनमें लगातार जो है इंक्रीज हुआ है और इसके मुताबिक जो है गोवा में मजदूरी दर में 34 रुपए की जो है बढ़ोतरी की गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा जो है मानी गई है। और अब राज्य के भीतर जो है गोवा की बात करें तो 356 रुपए के हिसाब से जो है ये राज्य जो है नई दरों के हिसाब से जो है मजदूरी देने वाला है। इसके अतिरिक्त यहां पर बात करें तो उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है इसमें मात्र 7 रुपए का जो है वृद्धि किया गया है। जैसे मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड, उसमें जो है स्टार्टिंग में कितना था, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो 230 रुपए मिलता था, अब इसमें जो है 7 रुपए बढ़ाकर इसको जो है 237 कर दिया गया है। वहीं बिहार में 228 है, बंगाल में 250, हरियाणा में जो है 374, तमिलनाडु में 319, तेलंगाना में जो है 300 और आंध्र प्रदेश में भी जो है 300 के हिसाब से यहाँ पर ये मजदूरी जो है प्रदान की जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मनरेगा के तहत काम करने पर श्रमिकों को प्रत्येक दिन जो है 237 रुपए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहां मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार ने इसमें 17 रुपए का जो है इंक्रीज किया था, बंगाल ने मात्र 13 रुपए का इंक्रीज किया था और इसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने 25 रुपए का इंक्रीज किया है, तेलंगाना ने 28 रुपए का, आंध्र प्रदेश ने जो है 28 रुपए का और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना जो है इन्होंने लगभग जो है 10% की जो है वृद्धि दर्ज की है। तो ये हमारे पास में आता है मनरेगा के भीतर जो लगातार यहाँ पर जो है दरों में बढ़ोतरी की गई है या दरों को जो है बढ़ाया गया है। बिहार में जो है मनरेगा 17 रुपए की वृद्धि से जो है मिलेगा 228 रुपए अब यहां पर जो है हो चुका है। अब सवाल यह है कि जो मनरेगा स्कीम है इसकी शुरुआत हुई कब थी? तो मनरेगा की स्कीम की बात करें तो मनरेगा स्कीम की शुरुआत वर्ष 2005 में शुरू की गई थी और इसको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े जो है गारंटी प्रोग्राम्स में से जो है एक प्रोग्राम के रूप में शुरू हुआ था। अच्छा, जैसे इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें मनरेगा में जो है लिखा हुआ है ग्रामीण विकास, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो ग्रामीण परिवार हैं, जो ग्रामीण सदस्य हैं, उनके सदस्यों को जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 100 दिनों तक का जो है काम देना है। एक वर्ष के भीतर कम से कम जो है 100 दिनों का आपके पास में जो है काम होगा और इस काम के चलते आपकी जो है कुशल या अकुशल, मुख्य रूप से अकुशल जो श्रमिक हैं इनको जो है रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इसी आंकड़े में अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा के तहत जो है वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 15.4 करोड़ जो है सक्रिय श्रमिक जो है वो शामिल हुए थे और जो मनरेगा स्कीम है वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी जो है प्रमोट करती है। अगर हम लोग बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2015 में जिस समय पेरिस कन्वेंशन हुआ था तो पेरिस कन्वेंशन में पहली बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है 17 एसडीजी गोल्स चुने गए थे और इन 17 एसडीजी गोल्स को वर्ष 2030 तक 2030 तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया था, जिसमें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 1 है दैट इज नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना, वो जो है मनरेगा स्कीम प्रमोट करता है। साथ में जो है जीरो हंगर यानी कि भूखमरी की समस्या को दूर करना, अगर भाई लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी जो है भूखमरी की समस्या दूर होगी, इसको प्रमोट किया गया। वहीं अगर हम लोग तीसरे में बात करें, जो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो था गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब स्वस्थ स्वास्थ्य रहना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए और जो है कल्याणकारी जीवन होना चाहिए, तो उसके लिए मनरेगा प्रमोट करता है। जो फोर्थ हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन भी जो है अपने बच्चों को प्रदान कर सकेगा वहां पर। फिर जेंडर इक्वालिटी आता है फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में। एट्थ डेवलपमेंट गोल में जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, जो मनरेगा प्रमोट करेगा। नाइन्थ जो है गोल के भीतर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात आती है। और टेंथ की बात करें तो इसमें जो है रिड्यूस इन इक्वालिटीज की बात आती है, जहां पर असमानताएं जो है इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो लगातार मनरेगा के द्वारा जो है यहां पर प्रमोट किया गया है। अब हम लोग जो है इसमें एक विविध न्यूज में कुछ प्रमुख खबरों पर बात कर लेते हैं। जैसे आज का जो दिन है यानी कि जो 29 मार्च का दिन है, इसी दिन जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्रा जो है उनका जन्म 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। और अगर हम लोग जो है मिश्रा जी की बात करें तो इनको जो है वर्ष 1956 में जो है काव्य संग्रह जो इन्होंने लिखा था जिसका नाम था गीत फरोश, तो गीत फरोश के लिए जो है इनको क्या मिला था, यहाँ पर प्रसिद्धि मिली थी, पहली बार जो है लोगों ने इनको जो है पहचाना था। अब हम लोग बात करें तो जो तार सप्तक है, ये तार सप्तक के भी जो है प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भी भाग लिया था और इन्हीं कार्यों के चलते 1972 में इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था जिसका नाम था बुनी हुई रस्सी, तो इस बुनी हुई रस्सी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है प्रदान किया गया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के घने जंगल, त्रिकाल संध्या, ये कुछ इनकी जो है प्रमुख काव्य रचनाएं रही हैं। और अंततः जो है अगर हम लोग बात करें तो 1985 में 20 फरवरी 1985 में इनका जो है निधन हो गया था। ये हमारा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ विविध जानकारी है। महत्वपूर्ण है कि जो कमल किशोर जी हैं, कमल किशोर जी को यूएन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त कर दिया जा चुका है और इनकी नियुक्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं यानी कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वहां पर एंटोनियो गुटेरस, इनके द्वारा जो है इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ में आपको बता दूं कि भारत में जिस समय G20 की अध्यक्षता हुई थी तो G20 की अध्यक्षता के दौरान जो है किशोर ने जो है आपदा जोखिम को कम करने के लिए G20 के कार्य समूह का जो है नेतृत्व भी किया था, संचालन भी किया था। और इनके अलावा वर्ष 2019 में जो जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरू किया गया था आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, इसके विकास में भी जो है अहम योगदान दिया था कमल किशोर जी ने। और अब जाकर उनको जो है यूएन के भीतर विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया है जोखिम न्यूनीकरण के लिए, यानी कि जो रिस्क रिडक्शन है इसके लिए इनको जो है चुना गया है। साथ में बात करें तो आज ही के दिन यानी कि अगर हम लोग पुनः एक बार बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 29 मार्च के दिन पहली बार जो है वर्ष 2004 में जो है प्रतिबंध लगाया गया था धूम्रपान पर, और ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला आयरलैंड जो है वो पहला देश था। आप जानते हैं कि जो धूम्रपान या जो हैजार्डियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो है सरकारों के द्वारा सिन टैक्स भी लगाया जाता है, मतलब जो मानव जीवन के लिए, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, धूम्रपान की बात करें, टोबैकोस की बात करें, ठीक है, एल्कोहल लिकर्स की बात करें, तो ये सब जो है सिन गुड्स के रूप में आते हैं। शुगर जो है सिन गुड्स के रूप में आती है, तो सिन गुड्स का कंसेप्ट भी आप लोग साथ में इसको जो है याद रख सकते हैं। और इसी दिन आज ही के दिन 29 जो है मार्च को 1974 में पहली बार जो नासा है इसका मैरिनर जो 10 है ये बुध पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी बना था, और न सिर्फ बुध पर बल्कि बुध की ही कक्षा से उसके सबसे निकटतम ग्रह यानी कि बुध के जो निकटतम है शुक्र, इस शुक्र की कक्षा में भी जो है यह मिशन जो है पहुंचाया गया था जिसका नाम था मैरिनर 10 जो है ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो है पहला अंतरिक्ष यान यहां पर बना था। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं प्रमुख न्यूज़ पर जो है चर्चा करेंगे, और मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है आज के जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको जो है कंसेप्ट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को जो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशंस मिलते रहे, नई खबरें मिलती रहें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।